हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पे हमारे मेरी परिवार के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट श्री आरपी अग्रवाल जी, मेरी परिवार की प्रथम महिला श्रीमती कांता जी, मेरी परिवार के उपाध्यक्ष अग्रवाल साहब, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर ममता जी, साथ में हमारे मेरी परिवार के डीन, विभागाध्यक्ष और सभी अध्यापकों का स्वागत है। अतुलनीय भारत की राजधानी दिल्ली के केंद्र में बसा मेरी कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य का मैं शिशिर कुमार सिंह, मेरी सहयोगी साथिका अवनीत कौर, सहृदय के हृदय में उपस्थित आत्मा से नमन करता हुआ अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप लोग के समझ हिंदी दिवस के पावन मौके पे कवि सम्मेलन में संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी की जब बात करते हैं तो हिंदी के पुरोधा अगर मैं कहूं रणबांकुरे प्रेमचंद की बात करूं तो वो कहता है कि जिस राष्ट्र की कोई भाषा नहीं उसका कोई राष्ट्र नहीं। यानी हमारा कोई भाषा वाकई नहीं है। अगर हम भाषा की बात करें तो हिंदी हमारी एक राजभाषा है जो कुछ राज तक सीमित रह चुकी है। उस सीमित भाषा के साथ हम असीमित काम करते हैं, उसके लगातार उसके साथ जीते हैं और मरते हैं। अगर मैं कहूं तो हिंदी हमारे हृदय की भाषा है और अंग्रेजी हमारी पेट की भाषा है। पेट चलाने के लिए हम अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, वरना हम सपने भी अंग्रेजी में देखा करते हैं। जब हम सपने देखते हैं तो शायद वो हिंदी में आती है। अगर हम बहुत ज्यादा गुस्सा में होता है, जो हमारे मुंह से कुछ निकलते हैं वो भी हिंदी में आती, तब पता नहीं जाने अंग्रेजी कहाँ सो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ये अंग्रेजी है ये हमारे पास बस परछाई जैसी है, लेकिन वो है नहीं। हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि अंग्रेजी जानने वालों को हम बड़े विद्वान मानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जिसको अंग्रेजी आता है उसको एक कौशल आता है, यानी वो स्किल की भाषा है, आपकी वो विद्वता की भाषा नहीं है। अगर मैं बनारस से रहने वाला हूँ, बनारस से पला बड़ा हूँ, और जितने हिंदी की अगर उपजाऊ मिट्टी कहीं है तो बनारस में चाहे प्रेमचंद हो, चाहे कबीर हो, चाहे सूर हो, सबको बनारस आना ही पड़ा हिंदी सीखने के लिए। तो हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है जो हृदय की भाषा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हिंदी हमारे माथे की बिंदी है। अगर माथे पे बिंदी ना हो तो माथा की भाल कितना भी प्रकाट और तेज क्यों ना हो, वो सोना लगता है। तो इसी हिंदी पे आज हम बात करेंगे और कवि सम्मेलन को करेंगे। इस कवि सम्मेलन का हमने आयोजन क्यों किया और ये कवि होता कौन है, कवि कविताएं लिखता कैसे है, कवि किस बात को कहता कैसे है। तो सुमित्रा नंदन पंत आपने नाम सुना होगा, वो प्रकृति के बड़े चितेरी कवि हुआ करते। ऐसे उनका मूल निवास वो उत्तराखंड के थे, लेकिन वो घूम घूम के उन्होंने कविताएं लिखे। प्रतापगढ़ में काला काकड़ में बैठ के एक कुटिया में उन्होंने लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि। वो कवि कौन होगा? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजेगा गान। आह होगी, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजेगा गान, निकल के आंखों से चुपचाप वही होगी कोई कविता अनजान। कविताएं ऐसे निकलती हैं। आइए इस कवि सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविताओं का हम धारा प्रवाह आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व मैं सभी महानुभावों से अनुरोध है कि हमारे सामने दीप प्रज्वलित करने का एक शुभ अवसर है और दिया जलाएंगे और उस दिए से हम उस अंधेरे को मिटाएंगे जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। अस्तो मां ज्योतिर्गमय। आइए सभी से निवेदन है कि आए और दीप प्रज्वलित करें। हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रथम महिला, द्वितीय महिला और हमारे सभी गणमान्य कविगण आके दीप प्रज्वलित करें। स्फूर्ति सुमनाची, इंदु तेज ते विलसते
बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती महाविद्यां वेदां पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी समारूढ़ां विद्या विदुदधातु। मैं कार्यक्रम को गति दूं, इससे पूर्व मैं चाहूँगा कि जो आज हमारे सादर कवि हैं वो अपने अपने स्थान पे आए और मंचासीन हों। सभी का हार्दिक स्वागत है अपने। अभी आप लोगों के सामने दृश्य प्रज्वलित किया गया है, दिया आखिर क्यों जलाया जाता है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो गोपाल दास द्वारा कृत एक कविता है जिसको मैं गेय रूप में सुनाने जा रहा हूँ। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि हो, उसके लिए मैं क्षमा याचक हूँ। सो कविता की बोल है, जलाओ दिए। जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नए ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्द मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। जलाओ दिए मगर ध्यान रहे इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम की गति देने के लिए मैं अपने सहयोगी साथी कौर जी से आमंत्रित करूंगा कि आगे इस पे प्रकाश डालें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिशिर जी का, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इस प्रोग्राम का आगाज किया, कवि सम्मेलन का। पूरा MERI परिवार, सभी डीन, HOD और सभी विद्यार्थी गणों को, अध्यापक गणों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह से ही फेसबुक खोलो, ट्विटर खोलो या फिर व्हाट्सएप, ढेर सारे मैसेजेस आपको भी आए होंगे, मुझे भी आए हैं। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, आओ हिंदी पर गर्व करें। तमाम इस तरीके के मैसेजेस, कोटेशंस हम सब सुबह से ही जो संदेश है उनका आदान प्रदान कर रहे हैं। सोशल मीडिया का युग है। फेसबुक पे प्रधानमंत्री से लेके हर विभाग अध्यक्ष, हर मिनिस्ट्री हिंदी पखवाड़ा चलाएगी। आज से एक हफ्ते का ये हिंदी पखवाड़ा होगा। कहीं निबंध प्रतियोगिताएं होंगी, कहीं कवि सम्मेलन होंगे और कहीं अपने विद्यार्थीगण खास तौर से हिंदी साहित्य और हिंदी इतिहासकारों के झरोखे जो हैं उनका एक पुनर्दर्पण करेंगे। आज MERI परिवार और खास तौर से पत्रकारिता और जनसंचार विभाग द्वारा हिंदी दिवस को मुख्य रखते हुए इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा अग्रवाल परिवार का। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी परिवार के मुखिया, और जिनसे हमें बहुत कुछ और सीखना है और सीख रहे हैं और हमेशा सीखते रहेंगे, श्री IP अग्रवाल जी के वो मंच पर आएं और हम सबको आशीर्वाद दें, ताकि आज जो हिंदी दिवस की शुरुआत करने जा रहे हैं, कवि सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो बखूबी से निभा सकें। आशीर्वाद के लिए मैं IP अग्रवाल जी से गुजारिश करूंगी कि वो मंच पर आए। हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी वो मातृभाषा तो है ही, राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन कार्य काम काज की भाषा मुख्य रूप से आपकी अंग्रेज़ी है। हमें सबसे बड़ी बात ये करनी है कि मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा को कामकाज की भाषा बनानी है,
जब तक कि कामकाज की भाषा नहीं बनेगी तब तक हिंदी का कल्याण जितना चाहते हैं वो नहीं होगा। मुख्य रूप से आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिवस है कि 1949 में 1949 में जब हिंदी को ये दर्जा मिला था कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, और राष्ट्र भाषा का दर्जा जो मिलना था एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन समझे। अंग्रेज़ों के चुंगल से निकलकर हमने अपनी भाषा को संभाला, और जिस राष्ट्र की अपनी भाषा नहीं होती वो राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी उन्नति का कारण हमारी राष्ट्रभाषा है। हमने अंग्रेज़ी को भी साथ रखा, और आज अंग्रेज़ी नंबर 1 पे रह रही है, हिंदी नंबर 2। इसका सबसे बड़ा कारण हम स्वयं हैं। हम हिंदी को राष्ट्रभाषा तो मानते हैं, लेकिन कामकाज की भाषा में उतना प्रयोग में नहीं लाते जितना हमें लाना चाहिए। इस सबसे बड़ी बात आज दिवस में ये होगी कि हम हिंदी को अपनाएं। हिंदी को केवल इसलिए ना कहें कि राष्ट्रभाषा है, हिंदी सरकारी भाषा है, हिंदी अपनी भाषा है, मेरी माँ की भाषा है। उसको हम अपने गले लगाएं और लगाकर उसको सींचें, आगे बढ़ाएं और उसके साथ जिएं। और जीने का एक कर्तव्य होता है, और तभी वो भाषा आगे बढ़ेगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने जो संचालक महोदय थे बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने इसका संचालन कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ न कहें। मैं पुनः आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ सब लोग जो यहाँ बैठे कम से कम वो हिंदी को अपने रोज़ के व्यवहार में अपनाएंगे और हिंदी की उन्नति में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन करने के लिए सर आपका। सर ने जो बात कही कि हिंदी जो है एक दिन की भाषा ना रह जाए, और हमारे सहयोगी में, क्योंकि दूरदर्शन में काम किया है, सुबह से सहयोगी हमारे हैं एक मंजीत ठाकुर आज तक में, उन्होंने बहुत बढ़िया एक फेसबुक उपदेश दिया। कहते कि हम फ़ोन सुनते हैं तो बोलते हैं कि जहाँ सुनिए यही सुनिए, हिंदी के लिए 2 दबाएं। जहाँ सुनिए यही सुनिए, हिंदी के लिए 2 दबाएं। हैप्पी हिंदी टुडे। तो ये चल रहा है कि आजकल हैप्पी हिंदी टुडे, तो हिंदी के लिए 2 नहीं, हिंदी के लिए 1 दबाना चाहिए। इसी कवायद में बहुत बहुत शुक्रिया सभी अतिथिगणों को। एक बारी मैं बेनती करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी सभी हमारे विद्यार्थी गणों को, क्योंकि आज का भारी भारी जो शब्द हैं, कई बच्चों ने बोला कि मैम सरल भाषा का उपयोग किया जाएगा कि महाविद्यालय, और इस तरीके से बहुत भारी भरकम हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। तो आप सबको निवेदन है कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पे स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें, और कोविड की नियमों की पालना करते हुए एक एक सीट छोड़कर हम लोग यहाँ बैठें। मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन से निवेदन करूंगी कि वो हमारे आए हुए अतिथिगण, सबसे पहले परिवार के मुखिया, मैं तो यही बोलूंगी कि अग्रवाल परिवार हमारा अपना परिवार, उनके मुखिया, उनका स्वागत करने के लिए मैं, क्योंकि विद्यार्थी आकर यहाँ के स्वागत कर रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आईपी अग्रवाल जी, उनका हर दिन एक पर्व होता है, उनका हर दिन एक पर्व होता है जिन्हें अपने काम पर गर्व होता है। राधा कृष्णन टीचर नेशनल अवार्ड से सम्मानित, एजुकेशनल एडमिन, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग प्लानिंग एनसीईआरटी में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं, और खास तौर से पंजाबी अकादमी अवार्ड से सम्मान मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं खास तौर से कहूँगी क्योंकि परिवार के मुखिया ऐसे हैं, तो उनके वंश जो चला रहे हैं वो भी सेम उनकी मूरत के ही होंगे। हमारे सबके वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर ललित अग्रवाल जी का स्वागत करते हैं। एक सोच को अपनी क्षमता द्वारा हकीकत में, एक सोच को अपनी क्षमता द्वारा हकीकत में बदलने की कला रखते हैं। आज कोई छाया में बैठा है,
आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। तो ये जो पेड़ लगाया है श्री आईपी अग्रवाल जी ने, उनकी छाया में हम लोग बैठे हैं और ललित अग्रवाल जी उसी को आगे अग्रसर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गरिमामयी उपस्थिति में मौजूद डायरेक्टर रामाकृष्णा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, खुद पढ़ी परिवार को पढ़ाया, खुद पढ़ी परिवार को पढ़ाया, परिवार को संभाला तो बच्चों को पढ़ाया, समाज में अपना अस्तित्व बनाया। श्रीमती कांता अग्रवाल जी ने सबको आशीर्वाद देके एक अलग मुकाम हासिल करवाया, एक अलग मुकाम हासिल करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। जोरदार ताड़ियों की गड़गड़ाहट यहाँ रुकनी नहीं चाहिए कि ये एक माँ है, एक माँ ने अपने परिवार को इस तरीके की सीख दी कि वो हमें दिख रही है। प्रिंसिपल रामाकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नारी ही शक्ति है, नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की। डॉक्टर ममता अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार को मान सम्मान और आदर सत्कार दिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों के बीच हम अपने मुख्य आमंत्रित कवियों का भी आभार प्रकट करें, उनका स्वागत करें और उसके बाद जिसके लिए हम यहाँ सब बैठे हैं उसको शुरू करें। मैं विद्यार्थियों को बोलूंगी कि वो आए। सबसे पहले डॉक्टर नीरज करण सिंह, डीन प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ, मेरठ से आए। ताड़ियों की गड़गड़ाहट मेरठ तक पहुंचनी चाहिए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमेश पाठक जी, लेखक कवि, एसोसिएट प्रोफेसर मीडिया स्टडीज, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नौजवान पीढ़ी को दर्पण देते हुए रिसर्च स्कॉलर राकेश कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी और उर्दू में कविताएं लिखते हैं और अपनी बहुत ही जल्दी अपनी पीएचडी डिग्री हासिल करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कुमार जी जो आप यहाँ आए। सुरभि सप्रू, आज तक चैनल में बतौर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और कविताओं का संग्रह भी इन्होंने एक लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। औपचारिकता पूरी हुई। औपचारिकता के बाद बात करते हैं कि खुशरो दरिया प्रेम की, खुशरो दरिया प्रेम की वाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। चलिए हम डूबते हैं इस कवि सम्मेलन में और हमें पार होना है, उबरना नहीं है, पार होना है। तो इस कवि श्रृंखला के कड़ी में मेरे अनुज, मेरे कनिष्ठ राकेश भाई हैं जो कि विश्वविद्यालय मेरे सहयोगी साथी रहे हैं और इनका हिंदी और उसकी मौसी उर्दू पे बहुत अच्छी पकड़ है। उस पे लिखते हैं, शायद उनकी उम्र छोटी है लेकिन किसी ने सही लिखा है कि सत सहिया के दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। आइए आप हमारे मन मस्तिष्क पे ऐसी बात रखिए कि जो घाव हो जाए लेकिन वो अमीट हो, मिटे नहीं हो किसी से, कंट्रोल सी कंट्रोल डी ना हो। आइए प्लीज राकेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पे। शुक्रिया आप सबका और आपका स्वागत है, आयोजन समिति का स्वागत है। संस्कृति की सबसे पहली बात ये होती है कि संस्कृति एक मंदिर की तरह होती है और मंदिर में अंदर प्रवेश करने के लिए आपको जूते उतारने होते हैं। तो हिंदी हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है। इसलिए कविता और शायरी करने के लिए पहले मैंने अपने जूते उतारे हैं, क्योंकि इस संस्कृति को यदि आपको आत्मसात करना है तो आपको मन से पवित्र होना होगा।
दूसरी बात, एक सेंटेंस था कि अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर लगा दीजिए। भैया ने किसी ज़माने में हमें सिखाया था कि अपने वाद्य यंत्रों को कंपन अवस्था में लगा दीजिए। तो ये हिंदी का ट्रांसलेशन है। एक राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो अपनी भाषा के बलबूते होता है। राष्ट्र की परंपरा, परिपाटी, सब कुछ, सभ्यता, संस्कृति, सब भाषा के बूते चलती है। और भाषा एक नदियों की तरह होती है, जिनका कोई मुल्क नहीं होता, जिनका कोई राष्ट्र नहीं होता, वो बहती रहती है। या तो भाषाएं नदियों की तरह होती है, या तो भाषाएं हवाओं की तरह होती है। हिंदी बोलने की जरूरत हमें है, लेकिन हमसे ज्यादा जरूरत अंग्रेजों को है। हमारे लिए हिंदी का कोई दिन मुकर्रर नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी हमारी सांस है और हम सांस रोज लेते हैं। इसलिए मैं अपनी कविताएं और शायरियां शुरू करता हूं। आप सभी का स्वागत है। मेरी पहली कविता है अभिमन्यु को मरना होगा। शांति कोई प्रस्ताव नहीं, शांति कोई प्रस्ताव नहीं, ये श्री कृष्ण ही बोले थे। शांति कोई प्रस्ताव नहीं, ये श्री कृष्ण ही बोले थे। शांति तो अनिवार्यता है, ये भी श्याम ही बोले थे। मानवता के पालन में, मानवता के पालन में कोई अड़चन न आने पावे। मानवता के पालन में कोई अड़चन न आने पावे। युधिष्ठिर बोले बंसी से, तुम ही शांति दूत बन हस्तिनापुर जावे। युद्ध की संध्या पर, युद्ध की संध्या पर कुरुक्षेत्र पड़ा होगा। युद्ध की संध्या पर कुरुक्षेत्र पड़ा होगा। लाशों का ऐसा बोझ किसने देखा होगा। उस श्याम रंग ने भी, उस श्याम रंग ने भी कैसी लीला रचाई है। राजसभा में बोले वे, मानव प्रेम ही भलाई है। धर्म युद्ध की बेला में, धर्म युद्ध की बेला में आत्मा को शरीर से उतरना होगा। धर्म युद्ध की बेला में आत्मा को शरीर से उतरना होगा। फिर से कुरुक्षेत्र में किसी अभिमन्यु को मरना होगा। मेरी जो दूसरी कविता है वो है इतना आसान है पता मेरा। जो मेरा पता है, जो मेरा एड्रेस है, वो बहुत आसान है। मजहबी जंग में कितने किस्से हैं, मजहबी जंग में कितने किस्से हैं। प्रेम हारता है और मरने वाले को शोक में मुबारकबाद दी जाती है। मजहबी जंग में कितने किस्से हैं। प्रेम हारता है और मरने वाले को शोक में मुबारकबाद दी जाती है। आपके आकाश में एक अंधेरा हमेशा रहता है। आपके आकाश में एक अंधेरा हमेशा रहता है। आपका चंचल मन किसी बदकिस्मत लॉटरी सा होता है। आपका चंचल मन किसी बदकिस्मत लॉटरी सा होता है। प्रेम की पूजा त्याग मांगती है, प्रेम की पूजा त्याग मांगती है। महानता बलिदान, शोहरत बदनामी और मौत जमीन। प्रेम की पूजा त्याग मानती है। महानता बलिदान, शोहरत बदनामी और मौत जमीन। सियासत के पास दिल नहीं होता, सियासत के पास दिल नहीं होता और दिल के पास अक्ल नहीं। सियासत के पास दिल नहीं होता और दिल के पास अक्ल नहीं। अक्ल किसी उम्र से नहीं मिलती, अक्ल किसी उम्र से नहीं मिलती और उम्र गुजरती है हर पल में जैसे आंखों में पुराने मंजर। बदनामी के पास नाम है, बदनामी के पास नाम है और नेक गुमनाम है। पहेली बनाती है दुनिया, ये किसका पैगाम है। अब मैं अपनी शायरियां शुरू करता हूं। मेरे उस्ताद हैं हजरत जॉन एलिया। जॉन एलिया का कोई मजहब नहीं था, जॉन एलिया का कोई मुल्क नहीं था। जॉन एलिया अमरोहा में पैदा हुए थे और पार्टीशन यानी विभाजन की उन्होंने मुखालफत की थी, उसकी आलोचना की थी। 47 में भारत का विभाजन होता है और उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन वो अमरोहा में ही रहते हैं। 10 साल बाद उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ता है। 57 में वो पाकिस्तान जाते हैं। फिर किसी जमाने में वो शायरी मुशायरे में हिंदुस्तान आते हैं। तो एंकर कहते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर शायर, पाकिस्तान से मशहूर शायर और पाकिस्तान के मशहूर शायर जॉन एलिया अपनी शायरी बोलेंगे। तो वो स्टेज पर ही रोने लगते हैं। कहते हैं मैं किसी पाकिस्तान का नहीं हूं, मैं अमरोहा का हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं हिंदुस्तान का हूं, मैं इसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति का हूं। तो सभ्यताएं और संस्कृति आपको कभी कटी हुई नहीं मिलेगी। यदि आप पाकिस्तान में रहे या अमेरिका में, सभ्यता सभ्यता होती है। उनका एक शेर है कि जो देखने का आदी हूं, जो देखने का आदी हूं, मैं अपने शहर का फसादी हूं। अब मैं अपनी पहली शायरी शुरू करता हूं। शायरी का नाम है मिल नहीं सकता।
उसके बगैर मुझे मुकद्दर मिल नहीं सकता, उसके बगैर मुझे मुकद्दर मिल नहीं सकता, मर गया तो मेरा सर मिल नहीं सकता, उसके बगैर मुझे मुकद्दर मिल नहीं सकता, गर मर गया तो मेरा सर नहीं मिल सकता। तमाम जिंदगी मैंने आसमानों में गुजारी है, तमाम जिंदगी मैंने आसमानों में गुजारी है, इश्क की जमीन पर घर मिल नहीं सकता। मेरी लकीरों में कभी था ही नहीं एक शख्स, मेरी लकीरों में कभी था ही नहीं एक शख्स, तकदीर बदल दे वो पत्थर मिल नहीं सकता। तुम लोग जमीन से कभी मेरा किस्सा पूछना, तुम लोग जमीन से कभी मेरा किस्सा पूछना, वो बोलेगी कोई इसके बराबर मिल नहीं सकता। मेरी दूसरी शायरी है गुनहगार। जॉन एलिया ने एक शेर बोला था, चारा साजों की चारा साजी से। चारा साज का मतलब होता है केयर, जो केयर करता है, डॉक्टर। चारा साजी का मतलब होता है केयर करना। चारा साजों की चारा साजी से यह दर्द बदनाम तो नहीं होगा, चारा साजों की चारा साजी से यह दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो आराम तो नहीं होगा। तो मेरी दूसरी शायरी है गुनहगार। इतना लुटा खुद में कि बाजार बन गया, इतना लुटा खुद में कि बाजार बन गया, जख्म रिश्ता रहा और बेजार बन गया। बेजार का मतलब होता है खिन्न होना, ऑपरेशन। इतना लुटा खुद में कि बाजार बन गया, जख्म रिश्ता रहा और बेजार बन गया। आंखों से झूठ बोल रहे थे वे सफेद पोश, आंखों से झूठ बोल रहे थे वे सफेद पोश, मैंने सच ही बोला था मगर गुनहगार बन गया। जिसके दिल में राज किया, जिसके दिल में राज किया वही दिखा नहीं, खुद के लफ्जों से ही खुद की दीवार बन गया। जिंदगी पैदल गुजारी लेकिन उफ ना की, जिंदगी पैदल गुजारी लेकिन उफ ना की, उसके शहर में पहुंचा तो बीमार बन गया। एक शेर है राहत इंदौरी साहब का कि तरक्की की जरा सी फसल हम भी काट लेते, तरक्की की जरा सी फसल हम भी काट लेते, यदि आपकी तरह थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इलीटनेस में आना है, उन्हें इलीट घराने में आना है। तो तरक्की की जरा सी फसल हम भी काट लेते, यदि आपकी तरह थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। मेरी दूसरी शायरी है सूखे लब। तू ख्वाब है तो हकीकत में बदलना चाहिए, तू ख्वाब है तो हकीकत में बदलना चाहिए, तेरे दीदार से ही दिल जरूर मचलना चाहिए। इश्क की महफिल में गर जिक्र तेरे सूट का हूं, इश्क की महफिल में गर जिक्र तेरे सूट का हो, यकीनन मेरा तेवर मेरा लहजा बदलना चाहिए। तेरा आना सूखे लबों का थरथराना फिर खामोशी, तेरा आना सूखे लबों का थरथराना फिर खामोशी, दिल ऐसे ही मेरा बार बार उछलना चाहिए। ये शिकायत, ये अदावत, ये बारिश का आलम। अदावत का मतलब होता है दुश्मनी। ये शिकायत, ये अदावत, ये बारिश का आलम, तेरा मेरा इश्क इसी मौसम में मचलना चाहिए। राहत इंदौरी ने एक शेर बोला था, शहरी मंजर दिखाकर कमाई करता है, वो एक शख्स है जो रहनुमाई करता है। आजकल जो रहनुमाई कर रहे हैं वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़कर पश्चिम के देशों की रहनुमाई कर रहे हैं। शहरी मंजर दिखाकर कमाई करता है, एक शख्स है जो रहनुमाई करता है, वैसे तो है झूठ मगर कह देते हैं हम फरेबी हैं और तू वफाई करता है। रूह तक नोच लेता है वो पहले का इश्क, रूह तक नोच लेता है वो पहले का इश्क, दूसरा तो नुकसान की भरपाई करता है। उसका मिजाजे इश्क भी गजब है मियाँ, उसका मिजाजे इश्क भी गजब है मियाँ, पहले जहर पीने की शर्त फिर दवाई करता है, और सारे तारे मेरे जूते की नोक पर लेटे जाते हैं, और सारे तारे मेरे जूते की नोक पर लेटे जाते हैं, मेरे जलते दिल से लड़ने को आफताब भी मनाई करता है। मेरी अगली कविता, मेरी अगली शायरी इश्तेहार है। उसको आईना दिखाकर माना था, उसको आईना दिखाकर माना था, मैं उसका सुरमा चुराकर माना था। एक रोज उसका पता नहीं मिला, एक रोज उसका पता नहीं मिला, शहर में इश्तेहार लगाकर माना था। हथेली फीकी लगी जब उसकी, हथेली फीकी लगी जब उसकी, तब मेहंदी दिलाकर माना था। शेर लिखे थे मैंने उसको तोहफे में, शेर लिखे थे मैंने उसको तोहफे में, हर लफ्ज आग लगाकर माना था। चांद देखने की अपनी चाहत में
मैं उसकी जुल्फ हटाकर माना था। और समय की पाबंदी के हिसाब से मैं अपने हजरत जॉन एलिया का एक शेर बोल देता हूं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हालत हाल की सबब हालत हाल ही गई, हालत हाल की सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। एक ही हादसा तो है, बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। एक ही हादसा तो है, बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। और उसकी गली से आन पड़ा था एक दिन, एक गली की बात थी, गली गली गई। और अंतिम शायरी इस प्रकार है, ये दरवेशों की बस्ती है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये दरवेशों की बस्ती है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। दरवेश और भिखारी में अंतर होता है, भिखारी भीख मांगता है, दरवेश भीख नहीं मांगता। आप उसकी झोली में जो डालेंगे वो ले लेगा, नहीं डालेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये दरवेशों की बस्ती है, यहाँ ऐसा नहीं होगा, जिसमें लिबास फट जाएगा मगर मैला नहीं होगा। शेयर बाजार की कीमत उछलती गिरती रहती है, शेयर बाजार की कीमत उछलती गिरती रहती है, मगर ये हमारा खून है जो कभी महंगा नहीं होगा। तुम्हारे एहसान की ईंटें लगी है इस इमारत में, तुम्हारे एहसान की ईंटें लगी है इस इमारत में। मेरा घर तुम्हारे घर से कभी ऊंचा नहीं होगा। हमारी दोस्ती में खुदगर्जी भी शामिल है, हमारी दोस्ती में खुदगर्जी भी शामिल है। ये बेमौसम का फल है, कभी मीठा नहीं होगा। और तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे प्यार के समंदर में गोते लगा लो, तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे प्यार के समंदर में गोते लगा लो। वादा करता हूं कभी धोखा नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। आपने जो शब्दों का, जो हिंदी और उर्दू का जो सुगमता दिखाते हुए, जो आप कहें कि प्रयाग ने दिखाया, आपने जो संगम दिखाया, आपने शिखर तुंग पे एक पताका फहराया। सो आपने जो बात कही कि कुछ तलवे हम भी चाट लेते, तो उसमें किसी ने कहा है कि पहले चांदी के चमचे हुए करते थे, पहले घरों में चांदी के चमचे हुए करते थे और आज चमचों की चांदी है। सो आपका ये जो बात है मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपने औलिया साहब को कहा, उनको याद किया, तो मुझे भी कुछ याद आया कि हम तो तेरे इश्क में बावफा थे। बावफा यानी बेवफा को उल्टा, कि हम तो तेरे इश्क में बावफा थे, फिर भी तूने अपने निगाहों के नीचे रखा, शायद तेरी नजरों को किसी बेवफा का इंतजार था। अगली कड़ी में हमारे साथ हैं महिला सशक्तिकरण की प्रतीक, कश्मीर की कली, विस्थापित हैं, दिल्ली में हैं, उनके मन में दर्द है। तो उनके लिए एक छोटी सी मेरी लाइन है कि आप आए तो, कि वतन बचाने का वक्त है ये, वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। मेरे भी हाथों में दे दो तिरंगा, मेरे बुजुर्ग हिना से पहले। स्वागत है आपके, आइए। हिना मिस मेहंदी, आइए, बहुत बहुत स्वागत है सुरभि सप्रू जी का। आप सभी को नमस्कार और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मुझे लगता है इतना अच्छा स्वागत है किसी कवि का कहीं होगा। तो खैर, मैं पत्रकार भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, कवि भी हूँ और काफ़ी कुछ करते रहती हूँ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और काफ़ी कुछ सीखती रहती हूँ। और जब हम लोग हिंदी बैचलर्स में आए थे जाकिर हुसैन कॉलेज में, तो शिशिर जी ही हमारे सीनियर थे और मेरे जूनियर आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ये एक चेन है, एक कड़ी है जो आज बहुत सालों बाद, बहुत वर्षों बाद मिली है वापस। तो बहुत अच्छा लग रहा है और आने का कारण भी यही था। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हिंदी के बारे में तो मैं बाद में बोलूँगी, लेकिन मैं अपनी कविताएं ही शुरू कर देती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि मेरे इंट्रोडक्शन में ही ये कहा गया कि मैं कश्मीर से हूँ, विस्थापित हूँ और
मेरी कविताओं में भी आप ज़्यादातर देखेंगे मकान, घर, ऐसी बातें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर पल वो आपकी सांसों में, जैसे हिंदी भाषा चलती रहती है वैसे ही हमारी सांसों में कश्मीर, हमारे घर, हमारे पर्वत सब चलते रहते हैं। तो मैंने कविता लिखी थी घर पर, कि मैं, क्योंकि मेरा जन्म 90 में हुआ है और 90 एक ऐसा दौर था कश्मीर का जो सबसे बुरा था, विस्थापन का सबसे बुरा दौर 90 ही था, और मैंने कभी भी कश्मीर में अपना बचपन नहीं बिताया। लेकिन कवि की एक कल्पना होती है, तो मुझे अपना घर इस समय पे, जब हम बड़े हो गए हैं, जब हमें समझ आता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, इस समय पे अपना घर कैसा दिखता है, उस पे ये कविता है। मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है जैसा भी था मेरा घर मेरा था। उस छत पर मैले धब्बे बहुत थे, उस छत पर मैले धब्बे बहुत थे, कुछ पत्थर उसके टूटे हुए थे। उस छत पर मैले धब्बे बहुत थे, कुछ पत्थर उसके टूटे हुए थे। उस पर लिखी जीवन की कई कहानियाँ थी, दुखी माँ की कई मूक स्मृतियाँ थी। जैसी भी थी वो छत अपनी थी, जैसी भी थी वो छत अपनी थी। घर की अधीर दीवारों पर, घर की अधीर दीवारों पर पिता के संघर्ष से भरी सीलन थी। घर की अधीर दीवारों पर पिता के संघर्ष से भरी सीलन थी। जैसी भी थी वो दीवारें अपनी थी, जैसी भी थी वो दीवारें अपनी थी। रसोई घर में छिपकली बहुत चिपकती थी, मिट्टी के चूल्हे से निकली धुएं की बदबू भी पुरानी हो पड़ी थी। माँ ये देखकर बहुत चिल्लाती थी, पल पल में उसे ठीक करने को कहती थी, पर जैसी भी थी वो रसोई अपनी थी, जैसी भी थी वो रसोई अपनी थी। बर्तनों पर पड़े बुढ़ा गए गड्ढे, जिसे दादी अपनी अनुरागी बरौनी से लगाकर रखती थी, जिसे देखकर सब हंसी उड़ाते थे। फिर क्या हुआ, जैसे भी थे वो बर्तन अपने तो थे, जो बहुत शोर मचाते थे। जिस दिन सब छोड़ छाड़ भागे थे ये कदम, ना वो रसोई थी साथ, ना ही दीवारें थी, ना ही वो दीवारें थी। कानों में चीखें थी और कदमों में डर, कानों में चीखें थी और कदमों में डर। हाथों में माँ की विक्षोभ कलाई थी, कंधों पर पिता की छल के कत्ल से निकली खून की बूंदें थी बस। बचपन में एक बार लिया हुआ कंबल, एक पुराना जला हुआ कंबल था। बहन के यातना भरे दुपट्टे की झलक थी और कुछ भी नहीं था। मन की रुदाली तरंग थी और कुछ भी नहीं था। घर की मिट्टी में बसे कणों की पुकार थी। जैसा भी था मेरा घर मेरा था। अब क्योंकि हम लोग हिंदी को माँ भी कहते हैं अपनी माथे की बिंदी के अलावा, तो मेरी एक कविता है मैं और मेरी माँ। मेरी हिंदी थोड़ा कविताओं में मुश्किल है शायद समझने में, तो ये कविता माँ के ऊपर मैंने लिखी है, तो मैं सुनाना चाहूँगी आपको। मैं और मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता कैसा है। काठ की नींद पर तैरती चाक को, काठ की नींद पर तैरती चाक को माँ तुम अपनी अल्हड़ लोरी की सुई से सी देती हो। काठ की नींद पर तैरती चाक को माँ तुम अपनी अल्हड़ लोरी की सुई से सी देती हो। अविष्ट सिर के उलझे दागे जब गिर जाते हैं कुमक गोद में, अविष्ट सिर के उलझे दागे जब गिर जाते हैं कुमक गोद में, तुम अपनी शिष्ट उंगलियों से उग्र धागों को सुलझाती थी हो। तुम अपनी शिष्ट उंगलियों से उग्र धागों को सुलझा देती हो। कोरे गालों पर जब मिल जाते हैं
कोरे गालों को जब मिल जाते हैं आमोद कंधे, कोरे गालों को जब मिल जाते हैं आमोद कंधे, मेरी रिक्त बरौनी में अनेक सपने भर जाती हो। असहनीय आँखों की निर्जन पुतली पर नेत्र से जब ताकती हो, तुम जैसे फीके जीवन में मिठास घोल जाती हो, तुम जैसे फीके जीवन में मिठास घोल जाती हो। आंसुओं के स्तब्ध सागर की कांपती लहरों को, आंसुओं के स्तब्ध सागर की कांपती लहरों को अपनी उंगलियों की डोंगी से जब सहलाती हो, तुम जैसे मुझे बहलाती हो, तुम जैसे मुझे बहलाती हो। मंद सुमन के मन पर लगे अनाड़ी जंग को जब ढकती है धुंधली वास, तुम अपने सुवासित फूंक से रुदाली वास को पोंछ देती हो। अधीर जीवन के त्रास द्वार पर जब बुनने लगते हैं जूझते जाल, तुम अपने गुदगुदाते गीतों से इन विषादी जालों को छीन लेती हो। निराधार हूँ तेरे बिना माँ, निराधार हूँ तेरे बिना, आधार की अधूरी है धार, इसमें आता नहीं खेलना। माँ मुझे तू ही कहती है आ, माँ मुझे तू ही कहती है आ, मुझे हर जन्म में तू ही मिलना, बस तू ही मिलना, बस तू ही मिलना। अब मेरी अगली कविता है मौन। ये बहुत छोटी सी है, मैं सुनाना चाहूँगा आप सभी को। मौन, साइलेंस। कहीं दूर खड़ा है मौन, कुछ सन्नाटे इधर बिखरे हैं। कहीं दूर खड़ा है मौन, कुछ सन्नाटे इधर बिखरे हैं। उस पार चले जाना है, अभी और गहरे अंधेरे हैं। उस पार चले जाना है, अभी और गहरे अंधेरे हैं। पथ पर कोयले के रंगे रंगे पत्थर है, काले अंधियारे से कांपता मन थरथर है। वहाँ जाना बड़ा कठिन है, जिधर बाहें खोले खड़ा है मौन। ये मेरी मौन कविता। अब मैं फिर से घर पे ही एक कविता आपको सुनाना चाहूँगी। मेरी कविता है घायल घर। शीशे के पर्दे लटकाकर रखे हैं मलान द्वार के आगे। प्रेम इतना है दिखावटी दुनिया को, अलंकृत चेहरों से अपने, कि छुप जाए औंधाते मेरे दुख और लाचार सपने। गीला गलीचा गीला ही रहता है, भीगा दुख यहाँ अकेला सहता है। निष्प्राण झूमर पर लटके टूटे सपने, सांवले छत से नीर बहुत बहता है। निष्प्राण झूमर पर लटके सपने, सांवले छत से नीर बहुत बहता है। कांटे तक टूट जाते हैं, रहते नहीं अपने। खिड़कियों की उलझी जालियां झांकती है जाली दुनिया को। उजड़े बाग बजाते हैं अनाथ तालियां, झड़े फूलों की है जैसे सूनी बालियां। सोई रसोई में लड़ते बर्तन नहीं, सुलगते चूल्हे की उमड़ती आग नहीं। आंसू की दीवारों पर चित्कारती सीलन, सपनों के कानों को चीरती चुभन। चारपाई की सनकी रस्सियां कैद कर देती है अधोमुख सपनों को। नीरव दुख लेट कर ढूंढता है अपनों को। घायल घर में घाव बहुत गहरे हैं, मेरे यहाँ बरसों से ठहरे हैं। भीतर पतझड़ है बाहर हरे हैं, चारों ओर यही भरे हैं। लापता है इस घर का पता, निरालंब का नहीं कोई रास्ता। निर्जन जन से वंचित कोई छीन न ले, घनिष्ठ दुख और गुप्त सपने मेरे। व्यस्त सिलवटों में झूमती ये दुनिया, जीती रहे ऐसे ही, और मैं थम जाऊं बह जाऊं ऐसे ही, और मैं थम जाऊं बह जाऊं ऐसे ही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सप्रू। आपने अपनी कविता में सबसे ज्यादा उल्लेख माँ पे किया। तो माँ पे
चलती फिरती हुई आंखों में अजा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों में अजा देखी है, मैंने तो जन्नत नहीं देखी मां देखी है। कहते हैं कि पूत कपूत होत है, माता होत न कुमाता। जो मां होती कभी कुमाता होती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई, अपने बहुमूल्य समय दिया और आपने अपना वाचन किया जिससे हमने आत्मसात किया। और आपका मुझे लगता है कि जो विस्थापित का वनवास है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आप अपने गलियारे में, अपने वादियों में, अपने शिकारे में, अपने आसमां में, अपने तारों में, अपनी छाओं में फिर से मंडराएंगी, फिर से अपने वहां को पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर कार्यक्रम को गति देते हुए मैं अवनीत कौर मैम को बुलाना चाहूंगा कि आगे की कार्यक्रम को गति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन रूप से राकेश कुमार जी और सुरभि सप्रू जी ने वक्त को बांध रखा। बच्चों को आनंद आ रहा होगा जी। कवि तो कवि होते हैं, कवि तो कवि होते हैं, ये ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं। कवि तो कवि होते हैं, ये ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं। व्यंग कविताएं तंज कसने में ये बड़े अनुभवी होते हैं। कागज वस्त्र होते हैं इनके, कागज वस्त्र होते हैं इनके, कलम आभूषण। कागज वस्त्र होते हैं इनके, कलम आभूषण। समाज का दर्पण कर ये छवि होते हैं। कवि तो कवि होते हैं। मैं कवि नहीं, मैं कवि नहीं और क्या लिखूं, मैं कवि नहीं और क्या लिखूं। कबीर, तुलसीदास, निराला संसार में कभी कभी होते हैं। कवि तो कवि होते हैं, कवि तो कवि होते हैं। और जिनको अब मंच पर बुलाने जा रहे हैं उनके लिए चंद शब्द। ऊर्जा, शक्ति, बुलंद आवाज। ऊर्जा, शक्ति, बुलंद आवाज। आज नहीं लेकर आए लेकिन ढपली होती है इनके पास। आज नहीं लेकर आए लेकिन ढपली होती है इनके पास। जब गाते हैं, जब कविता सुनाते हैं, मंत्रमुग्ध सब हो जाते हैं। वाह वाह, एक बार और, एक बार और। इनके शब्दों के खेल में सब खो जाते हैं, इनके शब्दों के खेल में सब खो जाते हैं। जोरदार ताड़ियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर नीरज करण सिंह। कहरवा बच गया है, मुझे मौका दिया है। समय की थिरकन, समय के थिरकते हुए पांव छोड़ते हैं निशान इतिहास के पन्नों पर। समय का बदलता हुआ परिवेश सुनाता है एक दास्तान, उसी दास्तान का मदमस्त और हसीन पहलू ये कवि सम्मेलन है। मैं श्री चरणों में वंदन करता हूं मां को, क्योंकि जब मां बैठी हो तो इसके आगे ना कुछ ना पीछे कुछ। मां से बड़ा कुछ नहीं। जितने भी शब्द मैं कहूंगा इस मंच से वो मां के लिए है। मां सम्मुख है, क्योंकि उनके बाद में कुछ नहीं है, ना उनसे पहले कुछ। मेरठ की क्रांति धरा से आया हूं साथियों, और जब मेरठ की क्रांति धरा होती है तो जब कभी शादियां होती है ना वहां पर, तो उसका थोड़ा सा किस्सा सुनाकर उसके बाद में अपने शब्दों को आपके श्री चरणों में रखूंगा। क्या हुआ कि एक गांव के अंदर, क्योंकि जिस वक्त में हम यहां हॉल में आए तो पूरा भरा हुआ था, छकाछक, एक एक चेयर पर लोग थे। उसके बाद छठते चले गए। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि बिटिया की शादी, और बिटिया की शादी में पिता ने कहा कि भैया ऐसा कीजिएगा कि कितने बाराती लेकर आओगे। तो बेटे के पिता ने बोला कि सर 200 लोग होंगे, बस 200 लोग के करीब हमारी बारात आएगी। कि ठीक है, कि 200-250 कर लेना, कोई समस्या नहीं है, मैं 250 लोगों का खाना बना के रखेंगे, हम लोग व्यवस्था करके रखेंगे। ठीक है जी। पहुंच गए, पूरी बारात पहुंच गई। बुलाए थे 200 लोग, अपेक्षा की थी कि 250 आ जाएंगे, 500 आ गए। अब गांव के अंदर, हमारे मेरठ के गांवों के अंदर तो समस्या होती है ना कि अगर कोई खाना कम पड़ेगा तो मान लीजिए जीने मरने का मामला हो गया। खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, जो सब कुछ कम पड़ जाए, लेकिन खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आज ये भारतीय संस्कृति है कि हम बाद में खा लेंगे, लेकिन जो अतिथि आया उसका खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। तो यही हुआ, और उसमें जो है बुजुर्ग जैसे हमारे सम्मुख बैठे हुए वे बैठे थे।
उन्होंने कहा कि एक काम करो, घर गांव की सीमाओं में बारात एंटर करे इससे पहले एक काम करो कि कितने लोग हैं, कि 500 लोग हैं, तो 500 लाठियां इधर को रख दो और 500 लाठियां इधर को रख दो, और अपने गांव के जितने भी लौंडे हैं उन सबको बोल दो कि एक लठ लेकर खड़ा हो जाए। अब सबके सब जो राकेश जी भी खड़े हैं एक लठ लेकर, पाठक साहब भी एक लठ, सप्रू साहब ने भी एक लठ पकड़ लिया कि मैं भी खड़ी हूँ, महिला सशक्तिकरण का माहौल है, तो वो भी खड़ी होंगी और हम सबके सब जो लठ लेकर खड़े होंगे एक तरफ को। उधर से बारात जैसे जैसे नाचते गाते हुए, हाँ जरा बजा दीजिए एक बार, अभी इधर बारात चल रही है, जरा महसूस कीजिएगा, हाँ ये बारात आराम आराम से आगे बढ़ रही है सब नृत्य कर रहे हैं, हाँ तो रुक गई, ये आ गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए, अब जो समितियों में बात हो रही है कि कितने लोग बुलाए थे, कि बुलाए तो 200 थे, हमने व्यवस्था 250 की थी, चलो 300 को खिला देंगे, 200 तो अपने आप खिलाइयो, समस्या पड़ गई। लेकिन हमारे गांव की एक रीति नीति है, गांव में एंटर करने से पहले हमारे गांव में लठ बजते हैं, तो 500 मेरे लौंडे खड़े हुए हैं, 500 तुम लोग आए हो, तुम भी अपना एक लठ ले लो और जरा आ जाओ सामने। होते होते सुखबगाहट होगी पूरी बारात के अंदर कि ये क्या हुआ, और जितने जो हैं साथ साथ लग लिए थे वो सब निकल लिए। होते 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 200 लोग रह गए, और 200 में भी जो है ना 10 लोग ऐसे थे कि सबसे पहले तो हम ही लड़ेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस चरित्रशाला में, इस संगठन में, इस संस्थान में वो 200 लोग हैं जो हर क्षण आपके साथ में, इन सबके लिए तालियां। ये वो लोग हैं जो हर सुख में हर दुख में आपके साथ खड़े होंगे। तो चिंता ना कर, अब तो लड़ लेंगे, अब तो आगे हैं, अब तो देखा जाएगा, अब तो लड़ ही लेंगे, आगे देखते हैं। रावण के लंका के अंदर जब हनुमान गए तो सब कुछ था, व्यायामशाला थी, चिकित्साला थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, वो थी चरित्रशाला। तो आज हम जिस चार दीवारी में हम खड़े हैं वो चरित्रशाला है, और ललित साहब को, उनके पिताजी को, उनकी माताजी को ये चरित्रशाला विद्यार्थियों की है, ये बहुत बहुत भेंट है, बहुत बहुत भेंट है। अपनी कविता जो है मां शारदे को सम्मुख करते हुए वो मैं बोलने जा रहा हूं, और मां को समर्पित है, मां सम्मुख बैठी कि ब्रह्म ज्ञान एक साधना, हे विंध्याचल विराजती मां। ब्रह्म ज्ञान एक साधना, ये मां के नाम है। ब्रह्म ज्ञान एक साधना, हे विंध्याचल विराजती मां। हे श्रीपदा रमा परा, पुस्तक भृत ज्ञान दे, कि ज्ञान मुद्रा हे मां, महाविद्या महाभुजा। ज्ञान मुद्रा हे मां, महाविद्या महाभुजा। तमस में दिन कर खिले, ऐसा विज्ञान दे। विज्ञान ऐसा ही होना चाहिए जो अंधकार को दूर करे और उजाला फैला दे। बोल रहा हूं कि ब्रह्म ज्ञान एक साधना, हे विंध्याचल विराजती मां। हे श्रीपदा रमा परा, पुस्तक भृत ज्ञान दे। ज्ञान मुद्रा हे मां, हे महाविद्या महाभुजा। तमस में दिन कर खिले, ऐसा विज्ञान दे। इच्छा आपके सम्मुख रख रहा हूं, आपके श्री चरणों में, कि छत्रपति जैसा राष्ट्र प्रेम बालकों में हो, कि छत्रपति जैसा राष्ट्र प्रेम बालकों में हो। भ्रम से उठा पटक, भ्रम से उठा पटक, राष्ट्र प्रेम राष्ट्र भक्त कलाम दे। दोबारा बोल रहा हूं कि ज्ञान मुद्रा हे मां, महाविद्या महाभुजा। तमस में दिनकर खिले, ऐसा विज्ञान दे, कि छत्रपति जैसा राष्ट्र प्रेम बालकों में हो। भ्रम से उठा परत, राष्ट्र भक्त कलाम दे, कि राग अतिराग रागनी में पंच स्वर निखार दे मां। ये पंक्ति अगर अच्छी लगे तो पूरे हॉल से, पूरे समूह से मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ में इस लाइन का, इस पंक्ति का स्वागत करेंगे कि राग अतिराग में पंच स्वर निखार दे मां, और नीरज की कामना संस्कार अभिज्ञान दे। नीरज की कामना संस्कार अभिज्ञान दे। अपने लिए तालियां बजा लीजिए। कि बोध दे विनोद दे, बोध दे विनोद दे। हे शारदे हे अंबिके, तेरा नाम सुमिरण कर भव सागर तर जाऊं मैं।
शब्द की महिमा गढ़ूं, काव्य में तेरा पढ़ूं, राष्ट्र के विरोधियों से बार बार टकराऊं मैं, कि पाप ऐसा छा गया खप्पर भरो ए अंबिके, पाप ऐसा छा गया खप्पर भरो ए अंबिके, काट दो धड़ शीश से नाम तेरा गाऊं मैं, हे भुवनेश्वरी चंद्रकांता मां भारती है, शब्द से बना के अब्द चेतना बरसाऊं मैं, शब्द से बना के अब्द चेतना बरसाऊं मैं। अगली जो पंक्तियां हैं वो किस कदर है कि राग रंग संगीत में धर्म धरो प्रेम भरो मां, राग रंग संगीत में धर्म धरो प्रेम भरो मां, शोक से मिटा दे अब अशोक हर बाल हो, निडर निर्भय बना वीर पुत्र पुत्रियां, रण कौशल दे मेवाड़ सा झांसी का आलोक हो, सिख शील सिखो सा हो। अवनीत कौर भाटिया जी बोल रही थी यहां पर, उनको समर्पित है ये लाइन, शील सिखों सा हो, विवेक मराठा बना, सम्राट अशोक की इच्छा का अपना ये त्रिलोक हो, दीप राग छेड़ दे। मैं अंतिम लाइन बोल रहा हूं इस पंक्ति की, इस कविता की, कि दीप राग छेड़ दे रणभेरी बजा दे अब, दीप राग छेड़ दे रणभेरी बजा दे अंब, भस्म कर द्वेष को राष्ट्र ब्रह्मलोक हो, ब्रह्म राष्ट्र ब्रह्मलोक हो। इस देश में सबसे बड़ी जो समस्या रही है, अब जो युवा जो युवा बन रहे हैं, जो नए, उनके पास में आजादी है, उनके पास में पूरा समय है, लेकिन अगर कुछ चीज नहीं तो वो है मोटिवेशन की कमी, जागरूकता की कमी। उस जागरूकता को आपके सम्मुख रख रहा हूं और राष्ट्रपित्र शिवाजी महाराज पर एक कविता आपके सम्मुख रख रहा हूं, और जिसकी ये मैं पूरा विश्वास करता हूं कि जब इसके अंत में आऊंगा तो इसका अंत की लाइनें, इनकी इस अंत की जो पंक्तियां हैं वो आप स्वयं बोलेंगे। तुम हिंद हिंदू के गौरव हो, तुम हिंद हिंदू के गौरव हो, हिंद स्वराज का सौरभ हो, तुम हिंद हिंदू के गौरव हो, हिंद स्वराज का सौरभ हो, प्रोढ़ प्रताप पुरंदर तुम हो, शिव शिवा पुरंजन तुम हो, तुम क्षत्रिय कुलवंतस हो, तुम क्षत्रिय कुलवंतस हो, अखंड हिंद के उत्तंस हो, अखंड हिंद के उत्तंस हो, सिंहासनाधीश्वर तुम, सिंहासनाधीश्वर तुम, हिंद अधिवेश्वर तुम, हे चंडीवेश्वर तुम, हे भूमीश्वर तुम ही गौड़ ब्राह्मण प्रतिपालक हो, तुम ही गौड़ ब्राह्मण प्रतिपालक हो, तुम ही राष्ट्रपालक हो, तुम ही राष्ट्रपालक हो, हिंदवी स्वराज संस्थापक तुम हो, हिंदी स्वराज संस्थापक तुम हो, हिंदू रक्षक उत्थापक तुम हो, तुम ही हो ये अवन दल संहारक, दुर्जन कृत्य प्रहारक, तुम बुद्धिवंत हो, दिनकर ज्योतिवंत हो, तुम कीर्तिवंत हो, भारतवर्ष के स्वंत हो, भारतवर्ष के तो स्वंत हो, तुम कुलवंत हो, हमारे दयावंत हो, तुम ही नीतिवंत हो, तुम ही धनवंत हो, तुम ही सार्थशाली हो, राष्ट्र अनुशुमाली हो। है पुकार श्रीमान योगी, है पुकार श्रीमान योगी, हे राष्ट्र के महाजोगी, महाराजा धीराज तुम्हारी विजय हो। अगली लाइन आप पूरी करेंगे, महाराजा धीराज तुम्हारी विजय हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो ऐसे राष्ट्रपितरों का ये देश है जिनसे हमें सीखने और आगे बढ़ने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अंतिम जो मेरी कविता है वो आज के इस काव्य गोष्ठी में वो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है हे शिव। शिव से अनुरोध करता हूं कि नीलकंठ शिवा प्रिय गंगाधर महाकाल, नीलकंठ शिवा प्रिय गंगाधर महाकाल। अब बालकों में क्या बने इसकी कल्पना करता हूं कि नीलकंठ शिवा प्रिय गंगाधर महाकाल, कि चित्रमित्र चित्तवर्त चरित्र संवार दे। आज सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र संवारने की है, तो ईश्वर से, शिव से यह अनुरोध करता हूं कि नीलकंठ शिवा प्रिय गंगाधर महाकाल, चित्तमित चित्तवित चरित्र संवार दे। भव शव त्रिलोकेश शूल पाणी पुकारता,
भव शर्व त्रिलोकेश शूलपाणी पुकारता, छांट ज्ञान झंझावात शब्दों में प्रहार दे, काट छांट झंझावात और शब्दों में प्रहार दे। जन जन हो राष्ट्र भक्त हर युवा बने सशक्त, जन जन हो राष्ट्र भक्त हर युवा बने सशक्त, संस्कृति संस्कार का ऐसा प्रसाद दे कि मैं नीरज नयन में तुमको पुकारता, नीरज नयन में तुमको पुकारता, काट अंधकार और वाणी में अंगार दे, काट अंधकार और वाणी में अंगार दे। शेष दे विशेष दे, शेष और विशेष, जीवन में जो शेष है वही विशेष है। आगे की सोचने की आवश्यकता और अभी के वर्तमान की सोचने की आवश्यकता नहीं। जो शेष बच गया है वही विशेष है। उस पर लिखता हूं कि शेष दे विशेष दे, रक्त में उबाल दे, मकरंद दे गुलाब सी सौंदर्य में पलाश दे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान अखंड हो प्रचंड हो, बाली बालिकाओं के भाव में सुभाष दे। जुड़ाव हर एक से ऐसा महर्षि व्यास दे, यंत्र दे मंत्र दे तंत्र दे सर्वत्र दे। आजादी को हुंकारता चंद्रशेखर आजाद दे, कि आजादी को हुंकारता ऐसा चंद्रशेखर आजाद दे। हम इतिहास में बहुत कम लोगों को समझते हैं। एक चापेकर बंधु हुए हैं, चापेकर बंधु इतिहास के पन्नों पर गौण हो गए। मैं उनको उनके इतिहास को याद करते हुए ये पंक्ति लिखता हूं कि चपलता चापेकार सी, कि क्रांति को उतवाल सी। 1857 में हमने अक्सर जो है एक नाम और धूमिल कर दिया इतिहास के पन्नों से, उसका नाम था धन सिंह कोतवाल। 1857 में जब वो मेरठ की क्रांति धरा से दिल्ली की तरफ बढ़े तो एक बड़ा नाम था धन सिंह कोतवाल, उनको हमने अपने इतिहास में अक्सर भुला दिया है। ऐसे इतिहासकार हुए, ऐसे साहित्यकार हो गए, ऐसे पत्रकार हो गए, ऐसे फिल्मकार हो गए। जितने भी कार थे उन सबों ने जो ना माय कार इज फीलिंग हिजिंग नॉट डूइंग, वो जम गई, हुआ ही नहीं काम। तो तब लिखने की कोशिश करता हूं कि चपलता चापेकार सी, क्रांति को उतवाल सी, शौर्य की जब बात हो खान शह नवाज दे, शौर्य की जब बात हो खान शह नवाज दे। और आगे क्या कहूं हुकारता पुकारता, और आगे क्या कहूं हुकारता पुकारता, साज आवाज वाद संवाद दे। हे ओमकार निराकार प्रार्थना है आपसे, अंतिम इच्छा जो जब कभी मृत्यु हो तो सिर्फ यही हो जो मैं इच्छा कर रहा हूं। आपको भी लगता है कि ये दोबारा अगर कभी जन्म लिया जाए तो कहां लिया जाए, उस पंक्ति को आपके सामने रख रहा हूं। और आगे क्या कहूं हुकारता पुकारता, साज आवाज वाद संवाद दे। कि होए ओमकार निराकार प्रार्थना है आपसे, कर दोबारा दे जन्म राष्ट्र हिंदुस्तान दे, कर दोबारा दे जन्म राष्ट्र हिंदुस्तान दे। बहुत अच्छे काम किए तो मानव जन्म मिला, उससे भी दुगने अच्छे काम किए तो हिंदुस्तान में जन्म मिला, और उससे भी बहुत अच्छे दुगने चुगने काम किए तो शिक्षक का जन्म मिला। सामान्य नहीं। और मैं इसमें और आगे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे काम किए तो एक शिक्षण संस्थान की रचना संकल्पना हमने की। हमारे सम्मुख जो शख्सियत बैठे हुए हैं ये उसी जो चरित्रशाला के संस्थापक हैं, चरित्रशाला की एक ईंट रखने वाले हैं। और अंतिम बात कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि 3 माएं जब जा रही थी गांव से, नजदीक के किसी गांव से ले लीजिए, सागरपुर से ले लीजिए, सागरपुर में 3 माएं जा रही थी। तो पहली तीनों माएं जो हैं वो कुएं से पानी भरकर अपने घर तक पहुंच रही थी। तो पहली मां बोली कि ये मेरा बेटा है, फला कॉलेज में पढ़ता, अब नाम तो किसी का नहीं लूंगा, ब्रांडिंग हो जाएगी। तो पहली मां बोली कि मेरा बेटा है, फला स्कूल में पढ़ता है। कि अच्छा, कैसे हो बेटा? हाँ ठीक हूं। थोड़ी सी और आगे बढ़े तो दूसरी मां बोली कि ये मेरा बेटा है, ये जो हाँ ये रमेश मेरा बेटा। तो उन माओं ने, जो पिछली मां थी उसने पूछा कि हाँ बेटा कैसे हो? हाँ ठीक हूं। अब थोड़ा सा और आगे पढ़े कि देखा ये कहां पढ़ते थे? कि ये फला कॉलेज में पढ़ता है। अच्छा। जब तीसरी मां आगे को और बढ़ी, वो और चिंतित थी कि मेरा ना मिल जाए, बड़ी चिंता थी। तो वो आगे बढ़ी जैसे ही तो उसका बेटा भी मिल गया। तो दूसरी मां जो पहले अपने बेटे को बोल चुकी थी वो बोली कि ये तेरा बेटा है।
कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। तो बेटा नजदीक आया, दोनों आंटियों को नमस्ते किया, नमस्ते आंटी जी। उसके बाद में माँ के हाथ में जो बाल्टी थी वो पकड़ी, सर पर जो मटका रखा था वो अपने हाथ में लिया और आगे बढ़ गया। तो दूसरी माँ ने पूछा कि ये कहाँ पढ़ता है? तो तीसरी माँ ने बोला ये मेरी कॉलेज में पढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे बुलाया और मैं क्रांति धरा से यहां पर आया कि हमारे मेरठ में बैंक के अंदर डाका पड़ गया। मित्तल साहब, बैंक में डाका पड़ गया, अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो वहां पर जो ना लोग वो कमी बैंक में पैसा रखते हैं। हमने जितना बहुत थोड़ा बहुत जो कमाया था वो रख लिया, लुट गया, डकैती पड़ गई, बहुत भारी डकैती, सब कुछ लुट गया। लेकिन बोर्ड के साथ में एक कलम बंधी हुई पड़ी थी, वो वहीं रह गई। तो वो कलम जो है शारदे की है, वो शक्ति की है, वो साहित्य की है, उसे कोई चोरी नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद उसके जिन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज कर्ण सिंह। आपको पहले ही बोला था, ऊर्जा, शक्ति और ताड़ियों की गिड़गिड़ाहट। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका फिर। कहते हैं जीवन की घड़ियां और यादों की लड़ियां, जीवन की घड़ियां और यादों की लड़ियां नीली स्याही से रंगता है, ये वो कवि है। जो नीली स्याही से रंगता है वो कवि है। शब्दों की मणियां, शब्दों की मणियां और छंदों की नदियां जो रंगता है वो कवि है, जो रंगता है वो कवि है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शिशिर को आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर कि वो आए और अगले कवि को यहाँ पे उपस्थित करें। अभी नीरज सर को सुना, रक्त की संचार बढ़ गई। नीरज सर ने रस में वीर रस पे बात की, और वीर रस में हमारे यहाँ मानव ही नहीं जानवर भी लड़ते हैं। वो थे बादल और चेतक। यहाँ बादल और चेतक भी समर में ऐसे रणभेरी और दौड़ते हैं कि मानो की आकाश पताल में एक होता है। और लिखता है क्या कवि कि साजू चतुरंग सेना संग तरंग चली रणजी, शिवाजी संग जीतन चलत है, एल फैल खैल से सैल उछलत है। इस तरीके की हमारे यहाँ रस। और आपने जब रस की बात की, आपने उसमें हनुमान को जोड़ा, आपने उसमें लंका को जोड़ा। तो हिंदी जो है संस्कृत की परिष्कृत भाषा है। हिंदी जो है संस्कृत से आती है, और हिंदी अपने आप को या संस्कृत अपने आप को बताती है कि मैं हिंदी क्यों हूं। हिंदी संस्कृत में लिखने वाला व्यक्ति अपने व्यक्ति विशेष की पहचान दे देता है। यानी जैसे आपने रावण की बात की, तो रावण ने शंकर पे लिखा कि जटाटवी गलत जल प्रवाहि पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम डमट 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 डमम निनारवा डमर वयम चकार तंड तांडव तनो शिवम शिवम शिवम। जहां वो कहता, ये बात अगर आप सुनने को लगता है किसी एक ऐसे विशेष व्यक्ति ने लिखा जिसमें घमंड हो, जटाटवी गलत जल प्रवाहि पावित स्थले। लेकिन वहीं तुलसी लिखते हैं नमामि शमीशान निर्वार रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निज निर्कल्पम निर्कल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश श्वासम भजेहम। यानी एक ऐसे पुरुष ने इसकी रचना की है जो कि एक सात्विक। हिंदी यानी संस्कृत अपना परिचय कराती है व्यक्ति विशेष से। अगला हमारे व्यक्ति विशेष है कलम के सिपाही, जिन्होंने 20 साल तक कलम के साथ काम किया, जिन्होंने बहुत सारे पिक्चरों और सिनेमा पे लिखा है, उकेरा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि वो सिपाही थे, जनरल नहीं थे, वो अपने कलम के सिपाही थे। आप ही हमारे घराने के हैं। के शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है। आप आए और अपनी कलम की रचना से जो मसीह है, मसीह यानी स्याही होते हैं, जो मसीह जिससे हम जीते हैं, जो हम उसके सिपाही हैं, आप आए उसे एक बूंद लेके एक ऐसी रचना करें कि जो अमीट हो अमीट हो अमीट है। स्वागत है सर। जोरदार तालियों में स्वागत करते हैं के शर्मा जी का। हिंदी दिवस पर इस खूबसूरत आयोजन के बारे में सबसे पहले तो मैं शिशिर जी का और अवनीत जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत संचालन किया है आज। और
कभी मैंने कवि सम्मेलन में तबला वादन नहीं सुना था, तो वो आज वो भी बहुत अच्छा इन्होंने समा बांधा है आज। तो सबसे पहले तो मैं इस खूबसूरत आयोजन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि इस खूबसूरत आयोजन की तारीफ तो चंद अल्फाजों में भी मुमकिन है। इस खूबसूरत आयोजन की तारीफ तो चंद अल्फाजों में भी मुमकिन है, पर चाहता हूँ आज आपसे कुछ बात करूँ। इस खूबसूरत आयोजन की तारीफ तो चंद अल्फाजों में भी मुमकिन है, पर चाहता हूँ आज आपसे कुछ बात करूँ। बात हो न हो कोई बात नहीं, कम से कम आंखें तो चार करूँ। बात हो न हो कोई बात नहीं, कम से कम आंखें तो चार करूं। और मुझे तो होश नहीं है, आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं। मैं एक बहुत छोटी सी कविता सुनाऊंगा और उसके बाद फिर एक और कविता होगी, वो थोड़ी सी बड़ी होगी, पर पिछले दिनों ही मैंने लिखी थी बेंगलोर में, और उसमें मेरे करीब जो 60,000 फेसबुक में और लिंक्डइन में हैं, उन्होंने 7,000 कमेंट्स दिए थे उस कविता पर। तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी कविता पेश करूंगा जो इस दिल्ली शहर में जो हम नौकरी पेशा लोग हैं उनके बारे में है। बहुत 4-6 लाइनों की कविता है, छोटी सी। कभी कभी लगता है दोस्तों, दिल्ली जैसे चमकते दमकते शहर में हम नौकरी पेशा आम आदमी की जिंदगी क्या है। कभी कभी लगता है दोस्तों, दिल्ली जैसे चमकते दमकते शहर में हम नौकरी पेशा आम आदमी की जिंदगी क्या है। कभी कभी लगता है दोस्तों कि दिल्ली जैसे चमकते दमकते बड़े शहर में हम नौकरी पेशा आम आदमी की ज़िंदगी क्या है। अपना मकान अपनी गाड़ी, अपना मकान अपनी गाड़ी जैसी चंद हसरतों को सब चपेटे, बड़े होते बच्चों के लिए कुछ हसीन सपनों को समेटे। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, कभी शाम को जल्दी आ जाता है कभी देर से, कभी शाम को जल्दी आ जाता है कभी देर से, कभी रिश्तों को संभालता है कभी किस्तों को। अब एक कविता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। इसमें एक फूल की जिंदगी और इंसान की जिंदगी में क्या साम्यता है उस पर मैंने लिखा है कि उसका जिसका शीर्षक है फूल की सुगंध फूल से अधिक जीती है। फूल की सुगंध फूल से अधिक जीती है। फूल चाहे गुलाब का हो, बेला का हो, चमेली का हो, सबकी अपनी एक उम्र होती है। फूल चाहे गुलाब का हो, बेला का हो, चमेली का हो, सबकी अपनी एक उम्र होती है। हर फूल को एक दिन अपने हरे भरे वृक्ष से टूटकर बिछड़ना होता है, पर इस तरह फूलों का वजूद खत्म नहीं होता। हर फूल को एक दिन अपने हरे भरे वृक्ष से टूटकर बिछड़ना होता है, पर इस तरह फूलों का वजूद खत्म नहीं होता है। वो अपने पेड़ों से हटकर मोटर गाड़ियों में लदकर कारखानों में जाते हैं और वहाँ अपने शबाबी गुलाबी लाल पीले जिस्मानी रंगों को निचोड़कर खुशबूदार इत्र में तब्दील होकर हमारे बीच जिंदा रहते हैं और अपनी पुरानी सुगंध के साथ ही दुनिया भर में महकते हैं। बस इसी तरह होता है इंसान भी, उसकी भी एक उम्र होती है। अंतर बस इतना होता है कि फूल से कुछ ज़्यादा होती है। उसको भी अपने हरे भरे हंसते खेलते परिवार से एक दिन बिछड़ना होता है, लेकिन फूल की तरह उसका भी वजूद ख़त्म नहीं होता है। लेकिन फूल की तरह उसका भी वजूद ख़त्म नहीं होता है। वो एक अच्छे कवि, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे समीक्षक, एक अच्छे शिल्पकार, एक अच्छे पत्रकार, न जाने कितने रूपों में बरसों याद रहता है। उसका काम, उसका लेखन उसके चले जाने के बाद भी फूलों की इत्र की मानंद दुनिया भर में महकता है। वो किताबों और रिसालों के आकाश में चांद सितारों की मानंद हमेशा चमकता है। ये कहानी
किसी बगीचे की, किसी फूल की, किसी इंसान की नहीं, सच्ची जगबीती है। फूल की सुगंध फूल से अधिक जीती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए अगली कवि जो है उनको मंच पे आमंत्रित करूंगी। कैसे तारीफ करें, कैसे तारीफ करें समझ नहीं आता, शब्दों की महफिल में आपकी तारीफ लायक कोई शब्द नहीं नजर आता, शब्दों की महफिल में आपकी तारीफ के लायक कोई शब्द नजर नहीं आता। जोरदार ताड़ियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर उमेश पाठक जी, लेखक, कवि, एसोसिएट प्रोफेसर मीडिया स्टडीज, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीत कौर भाटिया जी और शिशिर। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप लोग। रेडियो का आदमी हूँ, माइक्रोफोन तो मैं संभाल लूंगा। बस देख रहा हूँ कि दौर कागजी था, यादें महफूज रहती थीं। दौरे मोबाइल हैं, उंगलियों से यादें मिटा दी जाती। नई पीढ़ी को जोड़ना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं आज यहाँ तक आने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर नीरज करण सिंह के बाद जो मुझे बुलाया गया है कि हैलोजन बल्ब के जलने के बाद अचानक एलईडी लाइट लगा दी तो और दूसरा समय का तकाजा है, जख्म अभी ताजा है। वक्त की नज़ाकत की बात कर रहे थे, तो सच में ये कार्यक्रम का आखिरी पिलर है, मजबूत भी होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि सबको जोड़ सकूं, प्रयास करूंगा। कई सारी बीमारियां हैं, पिछली बार भी मैं आया था, 3 वर्ष पूर्व आपने कार्यक्रम किया था। सबसे पहले 2 श्लोक मैंने बचपन से सुने थे, पढ़े थे। एक तो विद्या ददाति विनयम और दूसरा साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। दोनों श्लोकों को मैं इस संस्थान में देख पा रहा हूँ। समय से पहले आने की आदत है, अध्यापक हूँ, आ गया था, तो यहाँ आने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ कि आपने संगीत के लिए भी समुचित व्यवस्था की है विद्यार्थियों के लिए। और ये साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, आप पशु नहीं होने दे रहे हैं छात्रों को। इसके लिए मैं बहुत आभारी और बधाई देता हूँ प्रबंधन संस्थान को, आदरणीय आईपी अग्रवाल साहब को और प्रोफेसर ललित जी को कि आपने इतना कुछ सोचा है आज के दौर में। बहुत बहुत आभार आपका। और सीधे मैं कविता पे आता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, माँ के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं, तो माँ पर भी एक छोटी सी कविता जरूर सुनाऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले इन विद्यार्थियों को मैं जोड़ता हूँ कि शब्द का संबल समय की धार देखो, हाउ कैपेबल आई एम। शब्द का संबल समय की धार देखो और अपने हाथ की पतवार देखो। नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे, देखना है तो नदी के पार देखो, देखना है तो नदी के पार देखो। छोटे छोटे कुछ शेर सुना रहा हूं कि पता नहीं था, ईश्वर की बात बहुत आपने की है और हम सबके अंदर है। पता नहीं था वो परों में जान भर देगा, पता नहीं था वो परों में जान भर देगा, मेरे नसीब में आसमान भर देगा, मेरे नसीब में आसमान भर देगा। इसीलिए तो लिपटा हूं अपनी जमीन से, इसीलिए तो लिपटा हूं अपनी जमीन से। यह आसमान तो मुझ में गुमान भर देगा, यह आसमान तो मुझ में गुमान भर देगा। नारी शक्ति का भी बहुत जिक्र हुआ है, बहुत सारी बच्चियां दिख रही हैं और उनके लिए मैं 2 पंक्तियां दे रहा हूं। खुशी दोनों जहां की पा रहा हूं, खुशी दोनों जहां की पा रहा हूं, परिंदों को उड़ा कर आ रहा हूं। इंडिपेंडेंस द ग्रेटेस्ट थिंग। परिंदों को उड़ा कर आ रहा हूं, खुशी दोनों जहां की पा रहा हूं। जमी से है फलक तक ये नुमाया, जमी से है फलक तक ये नुमाया। बेटियों के तराने गा रहा हूं, बेटियों के तराने गा रहा हूं। ओलंपिक ने एक बार फिर साबित किया है। बोर्ड के रिजल्ट तो पता नहीं कितने साल से कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। बाद में पता चला ऐसा क्यों होता कि हर बोर्ड में लड़कियां ही टॉपर होती हैं, तो पता चला इतिहास में कभी कोई लड़की किसी लड़की के पीछे नहीं गई।
लड़के पीछे इसलिए पीछे। खैर, लफ्जों के भी अपने मायने, बच्चों से कहना चाहूंगा, हम सबसे, उनसे ही नहीं, कि लफ्जों के भी अपने मायने होते हैं और लफ्जों के भी अपने जायके होते हैं। बोलने से पहले चखना चाहिए, बोलने से पहले चखना चाहिए। एक कविता मैं माँ के ऊपर समर्पित कर रहा हूँ। आदरणीय माता जी बैठी हुई हैं और मुझे विश्वास है कि आखिरी दौर में जब दुकान बढ़ने को है, मुझे यहाँ भेजा गया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको धनतेरस की दुकान बनाऊँ और LED में डिजिटल कलर्स आपको मिलें, क्योंकि मेरे अंदर बीमारियाँ बहुत हैं, धीरे धीरे निकलेंगी। इनका सदुपयोग सबसे अधिक मुझे करना है। मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपको जब भी बोरियत हो, एक हाथ उठा दीजिएगा, मैं निकल लूंगा, दोनों उठाएंगे तो मैं यहीं रहूंगा। कि रात हमारी आंखों से फिर बही कहानी अम्मा की, रात हमारी आंखों से फिर बही कहानी अम्मा की, खिड़की से सटकर महकी जब रात की रानी अम्मा की, खिड़की से सटकर महकी जब रात की रानी अम्मा की, दादा की वो गिरी हवेली, टूटा तुलसी का चौरा, पिछवाड़े की नीम भी जाने उम्र खपानी अम्मा की। हम लोगों को खिला पिला कर जब अम्मा थक जाती थी, हम लोगों को खिला पिला कर जब अम्मा थक जाती थी, हमने देखी पानी पीकर भूख छुपानी अम्मा की, हमने देखी पानी पीकर भूख छुपानी अम्मा की। खीर पनीर आलू पालक और पराठे गोभी के, अदरक लहसुन के गंध सुहानी अम्मा की, अदरक लहसुन के चटनी सी गंध सुहानी अम्मा की। ये लगता है भागने के लिए आया है, नहीं, अच्छा कुछ अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। अदरक लहसुन की चटनी सी गंध सुहानी अम्मा की, घर के सुख में खुद को उसने पूरा पूरा बांट दिया। हर माँ बांटती है। घर के सुख में खुद को उसने पूरा पूरा बांट दिया। दो जोड़े सूती धोती में गई जवानी अम्मा की, दो जोड़े सूती धोती में गई जवानी अम्मा की, रात हमारी आंखों से फिर बही कहानी अम्मा की। कल छत पर जब उसको देखा, अम्मा जैसी लगती थी। अच्छा लग रहा है, मैं नई पीढ़ी को जोड़ पा रहा हूं। Am I right? Yeah, it's really very difficult to understand you in Hindi and especially poetry, ornamental language at all. कोई बात नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब ही सरलीकरण होता है, सिंप्लीफिकेशन। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। कल छत पर उसको देखा तो अम्मा जैसी लगती थी, छत के ऊपर पड़ी हुई थी दही मथानी अम्मा की, छत के ऊपर पड़ी हुई थी दही मथानी अम्मा की। When matter comes about career, we left our homes. छोड़ छाड़ कर चले गए सब, छोड़ छाड़ कर चले गए सब, किसको उसका ध्यान रहा, बस बाबू को याद रही वो चिता जलानी अम्मा की, बस बाबू को याद रही वो चिता जलानी अम्मा की। देकर अपना चेहरा माथा अम्मा जाने कहाँ गई, देकर अपना चेहरा माथा अम्मा जाने कहाँ गई। हम जिंदा हैं इस दुनिया में एक निशानी अम्मा की, हम जिंदा हैं इस दुनिया में एक निशानी अम्मा की। रात हमारी आंखों से फिर बही कहानी अम्मा की, खिड़की से सटकर महके जब रात की रानी अम्मा की। ये जो छोटी सी पर्ची है, इसमें बड़ी सी बात लिखी हुई है, कुछ मिमिक्री और गाने की फरमाइश है। मैंने पहले बताया था बीमारियां बहुत सारी हैं। मैं कुंदनलाल सहगल से शुरू होता हूँ और सोनू निगम तक आता हूँ। तो दो दो लाइनें मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि वक्त रुकता नहीं, कहीं टिक कर इसकी आदत भी आदमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। सहगल साहब की दो लाइनें शुरू करता हूं, क्योंकि हमारे आदि पुरोधा फिल्म म्यूजिक के हैं। मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया, अब जी कर क्या करेंगे,
हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। 2 साल से दिल लगाना छोड़ दिया है, आजकल मास्क लगाते हैं। एक बहुत मखमली सी आवाज हिंदी सिनेमा की, पुराने जमाने की, और आप सबको याद भी होगा। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। अब आपकी बारी है। रात के जागे हुई अखियां है तोरी, रात के जागे हुई अखियां है तोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो नहीं जाना बदनाम, हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। दानी दान रब धवमा मगरे सा सा गम पनी सा, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम रे। थोड़ी सी 2 लाइनें सुनाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कुछ अगर कहना चाहें ललित सर, किसी की आवाज, या आप अगर ठीक है, ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूँ। चलिए। जवां होने लगे जब वो अचानक कर लिया पर्दा, जवां होने लगे जब वो अचानक कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता सरकते जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा आफताब, आहिस्ता आहिस्ता वो बेदर्दी से सर काटे हमें, और हम कहें उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकते जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। एक गजल है वक्त का ये परिंदा, इसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी जो गांव से शहर की ओर आके लोग माइग्रेट होते हैं उनके लिए है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे
याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच कर दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ मैं शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। अब तो लिखती है खत में मुझे मेरी माँ, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे। एक पंक्ति क्लासिकल के साथ हम खत्म करेंगे क्योंकि इनको भी थोड़ा सा अवसर मिलेगा मेरे साथ। बड़ा अच्छा लगा इनको देख के, रवि जी को, इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। राग हमीर पंचम। मधुबन में राधे का नाचे रे, मधुबन में राधे का नाचे रे, गिरधर के मुरलिया बाजी रे। मधुबन में राधे का नाचे रे, मृदंग बाजे तिरकट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकट धुम ताता, नाचता छुम छुम तथई तथई ताता, छुम छुम छाना ना छुम छुम छाना ना, कांदा 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 धा धा धा। मधुबन में राधे का नाचे रे, मधुबन में राधे का। ओ दे नादिर दिर तानी तादा रे धीम धीम तना ना, नादिर दिर तानी तादा रे धीम धीम तना, नादिर दिर तानी तादा रे धीम धीम तना, नादिर दिर तानी तादा रे। ओ दे ताना दिर दिर ताना दिर 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 तुम दिर दिर दिर, पागड़ दिर गिड़ तुम गिड़ दिर गिड़ दिर गिड़ 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 गाना रे, नादिर दिर तानी तादा रे, नादिर दिर तानी तादा रे धीम धीम तना ना, नादिर दिर तानी तादा रे, तानी तादा रे। ओ देता ना दिर देता ना दिर देता ना,
नादे देता नी दरे दीम दीम तना 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उम्मीद है एलईडी की कुछ लाइटें मिली होंगी आपको इस हैलोजन के बाद। क्या भी साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। एलईडी की लाइटें रंगीन खूबसूरत, वो बहुत बहुत रंग उन लाइटों में सारी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे कवि सम्मेलन में आए सभी कवियों का। कहते हैं हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा और कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख आज हम समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया, देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी कटर हो गया, चाकू भी कटर हो गया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन बदले में हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ, लेकिन बदले में सबसे हिंदी की हिफाजत चाहती हूँ। ये जो खेल हुआ है शब्दों का, वर्णों का, वर्णमालाओं का, हिंदी का, उर्दू का, तो उसमें किसी ने कहा है कि खुसरो बाजी प्रेम की खेलूं पी के संग, खुसरो बाजी प्रेम की खेलूं पी के संग, और जीत गई तो पी मेरे हारी पी के संग। यानी हमें दोनों दिशा में एक ही तरफ जाना है, हिंदी की तरफ। मेरे मसीहा यानी आप लोग, मेरे मसीहा मैं भी जी लूंगा अगर दवाओं से पहले दुआएं दे दे। धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार जी को बुलाना चाहूंगा कि आके धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शिशिर, डॉक्टर अवनीत कौर भाटिया। आज के इस कवि सम्मेलन में उपस्थित मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के गार्जियन, हम सभी लोगों के मेंटर, मार्गदर्शक प्रोफेसर आईपी अग्रवाल सर, हम सभी लोगों के दिशा निर्देशक, पथ प्रदर्शक। हिंदी के भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन हकीकत है। हम जो सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको मूर्त रूप प्रदान करने वाले प्रोफेसर ललित अग्रवाल सर, माता जी मैम ममता, मैडम डीन मैम रितु, मेरे फैकल्टी मेंबर्स निवेदिता, डॉक्टर वंशिका, मिस्टर सचिन, राहुल, आयुषी जो इसकी पूरी कल्पना की एक धुरी रही हैं, मनु जी, नरेश, डॉक्टर शिशिर का नाम मैंने सबसे पहले बोला। मेरी आदत है, लोगों ने मुझे, भाई नीरज से लेकर के तमाम लोगों ने मुझे एक स्पेशलाइजेशन दे रखी है, और वो है वोट ऑफ थैंक्स की। और लगभग 300-400 कार्यक्रमों का वोट ऑफ थैंक्स का अनुभव तो मुझे है। इस पर किताबें लिखनी चाहिए मुझे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज की युवा पीढ़ी, ये हिंदी के, हिंदुस्तान के नायक और नायिकाएं जो कल का भविष्य लिखेंगे, इन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं हमारी आवाज ही हमारी पहचान होनी चाहिए, और हिंदुस्तान की आवाज ही हिंदुस्तान की पहचान है।
ऐसा जब मैं निवेदन करता हूं तो भाई नीरज करण की याद आती है। भाई नीरज करण को मेरठ से बुलाना बड़ा आसान काम नहीं था, लेकिन हम दोनों की एक केमिस्ट्री है, एक मिस्ट्री है, और मुझे उम्मीद है कि जब तक आप लोग हम लोगों के समकक्ष पहुंचेंगे वो एक हिस्ट्री होगी। चाहे नीरज जी मुझे बुलाएं या मैं नीरज जी को बुलाऊं, उसमें सेकंड थॉट नहीं होता। निजी संस्थान में काम करने की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, उसके बावजूद नीरज जी को चाहे मैं बुलाऊं या नीरज जी चाहे मुझे बुलाएं, वो पहुंचते हैं। तो भाई नीरज को इस बात के लिए मेरठ की क्रांति धरा से उस क्रांति की थोड़ी सी चिंगारी यहां फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों जिस पेड़ की छाया से पुष्पित और पल्लवित होते हैं, वो छाया कोई नई छाया नहीं है, वो बट वृक्ष है। उस बट वृक्ष के नीचे हमारे जैसे बहुत सारे लोग पुष्पित और पल्लवित होते हैं। उनका नाम नहीं, उनका एहसास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस विचार को, उस संस्कार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी हमारे मित्र नहीं, हमारे मेंटर भी हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मना करते हैं। जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे एक दिशा देने वाली एक हिंदी की प्राध्यापिका है, उनका नाम मैं जरूर लूंगा। पत्रकारिता में मैं हूं, इसका श्रेय उनको जाता है, नहीं तो मैं किसी दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में शायद प्रोफेसर बन गया होता। डॉक्टर स्मिता मिश्रा, जो रामदरस मिश्र जी की बिटियां हैं, फेमस स्पोर्ट्स के कमेंटेटर हैं, और पता नहीं हमारे जैसे अनगिनत कितने पौधों को उन्होंने सींच कर पेड़ बनाने का कार्य किया है। तो आज हिंदी दिवस के अवसर पे उनको मैं अपना एजुकेशनल मदर बोलता हूं। ये बेबाकीपन, ये सत्यता, ये निडरता, ये निर्भीकता यदि कहीं से मेरे अंदर आती है तो इसमें स्मिता मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस मंच से मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। कुछ दिन पहले ही शिक्षक की और शिक्षकों के लिए हमने एक दिवस मनाया था। मैं इस धन्यवाद की कड़ी में पाठक जी को इसलिए धन्यवाद करता हूं कि मेरा मन बड़ा उचट सा है, बहुत जल्दी व्यग्र हो जाता हूं। ऐसे मेंटर हैं हमारे पास जो मुझे हर वक्त शांत करते हैं, कहते हैं तुम्हें बहुत कुछ करना है। दो रिश्ते हैं मेरे पास उनके साथ, एक तो जहां से मैं आता हूं बगल से वो आते हैं, हम दोनों लोगों की मातृभूमि एक है। वो कहते हैं तुम्हें बहुत कुछ करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पाठक सर कि आप हमेशा मुझे उस रूप में गाइड करते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा वो नहीं होता जो पद से बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जो कद से बड़ा होता है, और कद में बड़ा वो होता है जो दूसरों को सिखाता है, जो दूसरों से सीखने की हमेशा मादा रखता है। मैं जब मेरी फैमिली को ज्वाइन किया, मैं मेरी फैमिली बोलता हूं, परिवार बोलता हूं, क्योंकि परिवार में बिल्डिंगें नहीं होती, घर की दीवारें नहीं होती, अपनापन होता है। उस अपनापन के कारण आप अपनी बातों को जिस ढंग से रखते हैं और उसके लिए जो स्पेस मिलता है, उस बात के लिए पूरा इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस परिवार में आपको स्किल सीखना है तो आप टीचर से सीख सकते हैं, लेकिन परिवार में बांधने के सूत्र की वो कला अगर सीखनी है तो आप हमारे मेरी मैनेजमेंट से सीख सकते हैं। तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि जो मुझे बांध ले इसका मतलब दुनिया में वो हर किसी को बांध सकता है। तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सप्रू, कश्मीर से आप आती हैं, कश्मीर पर मेरा एक काम चल रहा है। मैंने आज ही अपने उपाध्यक्ष जी से जिक्र किया था कि धारा 370 भूत, वर्तमान और भविष्य, इस पर मैंने अपने विद्यार्थी के साथ, 2 विद्यार्थियों के साथ काम किया है। लगभग पूर्ण रूप ले चुका है, बहुत जल्दी पुस्तक के रूप में वो बाहर आ जाएगी। तो आपको उस धरा से, जिस धरा से माता वैष्णव आती हैं, उस पवित्र धरा से, उस देवभूमि से आने के लिए, मेरी में अपने पवित्र वाणी से अपनी कविता सुनाने के लिए, और अगर बुक का नाम मुझे दिखा दें आप बोल नहीं पाए, मैं बोल देता, मैं कुछ भूलता नहीं। कर्तव्य पुकार रहा है। जब आप मुझे मिली तो आपने एक पुस्तक लिखी है, कर्तव्य पुकार रहा है। मुझे राष्ट्र कवि की वो लाइनें याद आती है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैडम सप्रू, आपने ये जो काम किया है, जग में जो नाम किया है, यहाँ आकर के जो पवित्र वाणी से हमारे बच्चों को एक सीख दी है, एक ललक दी है, वो कविताओं के बीच में अपने रहने की, अपने सीखने की, समझने की जो झलक दी है, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे युवा साथी राकेश जी, इनसे 2 रिश्ता है। आने के पहले नहीं पता था, आने के बाद 2 रिश्ता है। जब उन्होंने संस्कारों की वो परिष्कृत, वो एक कृति जो पूर्ण रूप से प्रस्कृत थी, जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत था, जब आपने उस संस्कार का परिचय दिया तो मुझे अपने आप पे गौरवान्वित महसूस हुआ कि मैं उस देश का निवासी हूं जिस देश की भाषा हिंदी है और वो देश हिंदुस्तान है। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार क्या होता है कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो तकनीकी दृष्टि के लोग होते हैं उनको हम धन्यवाद नहीं कर पाते। इस पूरे कार्यक्रम में जिसके वजह से कार्यक्रम होता है, हाउस कीपिंग से लेकर के और तमाम वो हमारे साथी जो दिन रात हमारे डांट खाने के बाद भी हर काम को करते हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके लिए जोरदार तालियां। कुछ लोग मेरी संस्थान में, हमारे एक फोटोग्राफर हैं जो आज तक से 12 सालों तक जुड़े रहे, नरेश जी, उनको मेरा हनुमान कहते हैं। वो सबके हनुमान है, इस मेरी कॉलेज में सबके हनुमान है। उनको उनका बल याद दिलाया जाता है। मनु जी हमारे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कई बार लोग उनको जितना समझना चाहिए नहीं समझ पाते, कई बार मैं भी नहीं समझ पाता। मनु जी, इस मंच से पहले तो आपसे माफी, किसी बात के लिए अगर हम लोगों ने कह दिया हो, नरेश आपसे भी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि हर वक्त आप लोग तैयार रहते हैं किसी भी कार्यक्रम के लिए। एक हमारे युवा साथी हैं, संगीतमय बनाते हैं पूरा माहौल को। मैं कुछ कहता हूं और ये लग जाते हैं उस काम में। इनके बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बरेली से हैं ये, लेकिन जिस सोच को हम सोच पाते हैं, जो हम अपने मेरी फैमिली के गार्जियन से लेकर आते हैं, इन तक पहुंचाते हैं, उसको संपूर्ण आकार देने में बिना किसी शिकायत के लग जाते हैं। वो अलग बात है कि आज तक इन्होंने मुझे समोसे नहीं खिलाए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और काव्य पाठ हो रहा है, मैं अपने बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जिसके वजह से ये सब कुछ होता है। बच्चे हैं तो इंस्टीट्यूट है, बच्चे हैं तो हम हैं, बच्चे हैं तो ये पूरा परिवेश है, और बच्चे हैं तो ये पूरा दुनिया ऐसा लगता है जैसे सभी लोग सच्चे हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
मात्र इतना नहीं, हमारे अदर फैकल्टी मेंबर्स, स्वाति मैम है, रीमा मैम थी, और भी सारे फैकल्टी मेंबर, दीपशिखा मैम, और भी सारे जिनके नाम मैं भूल भी रहा हूं, नारंग मैम, सारे जो नए भी फैकल्टी आए हैं दूसरे विभाग से भी। आज कल मैं कह रहा था, एक सबसे खूबसूरत बात मेरी कि मैं आप लोगों को बताऊं, हम आपस में जितना मर्जी एक दूसरे के पॉलिसीज के बारे में क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन जब बात किसी इवेंट की हो, बात किसी काम का हो, तो कोई ये नहीं देखता कि ये किस डिपार्टमेंट का इवेंट है। सब बिना कंडीशन के एक दूसरे से कंधा मिला करके उस काम को पूर्ण रूप देने में लग जाते हैं। इस बात के लिए पूरे उस मेरी फैमिली के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो अकाउंट सेक्शन हो, चाहे वो एलिना मैडम हो, अखिलेश जी हो, प्रवीण जी हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस मेरी के पवित्र स्थान का, क्योंकि हम राष्ट्रवादी संस्कृति और हिंदू परंपरा के जो पोषक लोग हैं, वो ज्ञापक सब लोगों को आह्वान करके बुलाते भी हैं और साथ में सबको कहते भी हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सभी की सुख और शांति की कामना करते हुए उन सभी चीजों का धन्यवाद जिसने पूरे इस कवि सम्मेलन को बेहतरीन बनाने में योगदान दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि काव्य पढ़ करके क्या होता है, ये मीडिया के लोगों को बताता हूं। काव्यम यस्य अर्थ किते व्यवहार विदेशी वेतर छते कांता समित योग उपदेश उजे। एक आदमी को धन्यवाद करना बोल रहा हूं, वन मैन शो है पूरे मेरी का, अशोक जी, अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूं, कई बार दिमाग से निकल जाता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उस सभी का जिन्होंने, मैंने कहा कि एक बात पे, और रिसेप्शन पे 2 लोग बैठे हैं, जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं, सविता मैडम, मीनू मैम, मोहित, राहुल, प्रतिभा मैम, अंशु, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो नहीं भी सुन रहे हैं तो कम से कम इस बात को रिकॉग्नाइज करें कि उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उनके बिना कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बालक आया है मेरठ की तरह से, नीरज जी का पुत्र है, इतने पेशेंटली इस चीज को सुना, आपको भी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और काव्य में से अर्थ की थे, काव्य से यश की प्राप्ति होती है, जीवन जीना है तो उस झरने के पानी की तरह जियो जो गिरने के बाद भी अपनी शीतलता, निर्मलता और कोमलता नहीं खोता। ये है काव्य का जीवन, इसी को काव्य पढ़ करके यश की प्राप्ति करते हैं। इसलिए काव्य में से अर्थ की थे, आज के जमाने में पैसा भी बहुत मिलता है, अर्थ की थे, व्यवहार भी दे, पीआर बहुत स्ट्रांग होती है, पीआर मेंटेन होता है, पब्लिक रिलेशन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं लास्ट में एक धन्यवाद बोलूंगा, जो कि मुझे पता है एमसी के पहले अलमनाई हैं और हमारे यहाँ आने के बाद उन्होंने हमारा हल पर मार्गदर्शन किया और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं। उस पूरी टीम को धन्यवाद और के शर्मा सर को धन्यवाद, क्योंकि गार्जियन स्वरूप हमेशा प्यार देते हैं। और वो व्यवहार भी दे, जो पीआर मेंटेन होता है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। व्यवहार भी दे, शिवेतर छते, हर प्रकार का दुख दर्द दूर होता है क्योंकि पैसा आता है, शिवेतर छते। और कांता सम्मित योग उपदेश उजे, युवाओं के लिए है ये बड़ा अच्छा कि जब ये सारे तीनों चारों चीजें फील होती है तो आपका जीवन साथी आपको बहुत अच्छा मिलता है। कांता सम्मित योग उपदेश उजे। और इन शब्दों के साथ ही आप लोगों ने इतने पेशेंटली सुना, इसी बात के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर जो पूरे आयोजन समिति के बच्चे लगे हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तरुणा एंड टीम, सोनाली एंड टीम। अभय बीनवाल हमारे एक मित्र हैं, बड़ा अच्छा कविता लिखते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे का पैर और पिता के पैर में बराबरी हो जाती है, जब बच्चे का पिता का जूता पैर भी बच्चे में आने लग जाता है, तो उसको कहते हैं कि मित्र हो जाता है। अभय बीनवाल हमारे मित्र हैं क्योंकि कविता लिखते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आज के दिन उनको भी धन्यवाद, क्योंकि बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मौका लगे तो आप लोग जरूर उनको कहीं आमंत्रित करिए, बहुत अच्छी कविताएं सुनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सुंदर आयोजन में अपना आहुति दी और इस आहुति को पूर्ण रूप देने के लिए जो दोनों हमारे संचालक हैं, उनका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।